हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका बोहर मॉडल की लिमिटेशंस। इसके अलावा हमारे जो तीन फॉर्मूलाज हमारे रह गए थे, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसके काफी सारे पीवाईक्यूज यानी अप्रॉक्स 15 पीवाईक्यूज मैंने इस टॉपिक के ऊपर डाले। इसमें से जो थोड़े से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको डीपीपी भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें लाइन अप है, खुद से करेंगे आप। रिकॉर्डिंग को वहीं पे स्टॉप कर दिया करो जहां पे न्यूमेरिकल है, खुद से पहले ट्राई करोगे और फिर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करके मैच किया करो। आज काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जहां पे आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे यहाँ से दिखे तो मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल दिए। उनके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि वैसे मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी इन सभी क्वेश्चंस का, ठीक है, इस वीडियो के बाद भी। तो इसलिए बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, उसी का सिमिलर क्वेश्चन आपको खुद से करना है। फिर अनदर पैटर्न मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और उसी का सिमिलर पैटर्न फिर आपको खुद से करना है। इसी तरीके से मैंने सारा अरेंज करके रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले जो तीन फॉर्मूलाज हमारे रह रहे हैं पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर है हमारे पास बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस और सेपरेशन एनर्जी। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा तो नहीं है, डिटेल नहीं है, तो इसलिए बहुत जितना है आपके सिलेबस में उतना मैंने ले लिया है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, ये टॉपिक हमारा रह गया था। यहाँ पर क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस में E1, ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि ये चैप्टर है ही फॉर्मूले से भरा हुआ। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं कोशिश करूंगी कि जब भी इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा हमारा, उसके पीछे मैं फॉर्मूला शीट पूरी एक बार लगा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। और अभी नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीजें रेडी हो भी गई होंगी आपकी। तो यहाँ पर देखो बेटा ई नोट क्या होता है, जीरो होता है ना, ये क्या होता है जीरो, माइनस में माइनस 13.6। अब देखो यहाँ पर आपको अभी के अभी अपना फॉर्मूला रिवाइज करना होगा। क्या था फॉर्मूला, तो यहाँ पर था भाई z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, है ना। तो अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस हो गया 13.6 z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर। ये क्या हो गई, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फाइंड आउट ये कर लिया है, इसको हम मार्क कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया आपका। सेकेंड फॉर्मूला हम करेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का, हो गया सेपरेशन एनर्जी। SE मतलब सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी किस तरीके से करेंगे, देखो भाई इसका भी सिमिलर होता है फॉर्मूला, E नॉट माइनस में EN होता है। E नॉट माइनस में EN होगा। ये तो हमने अभी किया कि ये तो जीरो होता है, राइट, ये हमने पहले भी देखा है। और EN क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ मैंने n रखा, यहाँ क्या है n की वैल्यू 1, तो यहाँ आप 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होगा, लास्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है किस तरीके से करना है। यस 13.6, अब z स्क्वायर बच गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर दो चीजों को, सिर्फ n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू तो यहाँ हमने पुट कर ही दी 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, n खत्म हो गया। बचा क्या फॉर्मूला, प्लस 13.6 z स्क्वायर फॉर्मूला बच गया। यहाँ पर हमने n की वैल्यू को पुट नहीं किया, E नॉट माइनस E1 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस में 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, यानी क्या हो गया 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच गया मेरा सेपरेशन एनर्जी का। बात समझ में आ गई है, बहुत ही इजी चीजें हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत आसान लगेगा चैप्टर। और ये हम किस में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। यूनिट्स भी अगर साथ साथ करो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिजिकल में मेन यूनिट्स ही होती हैं अपने पास, ठीक है। अब आपके पास लास्ट फॉर्मूला बच गया, वो किस चीज का बचा भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई अगर ये N1 है और ये N2 है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर N2 से N1 में हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला N2 माइनस में N1
N2 माइनस में N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को निकाल सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखेंगे आप। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आएगा क्वेश्चन का दौर, है ना, और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद कराऊंगी। चलो, सेम पैटर्न के क्वेश्चन तो आप खुद कर ही सकते हो, राइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले देखो, द रेडियस ऑफ विच ऑर्बिट इज सेम, यानी इनमें से जब आप इन सब की रेडियस निकालोगे तो वो सेम आनी चाहिए किसके, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के रेडियस के। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू भी क्या होती है, 1, n की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1, तो आर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में कवर अप किया था। अब अपने को ये चारों वैल्यूज निकाल करके उसको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। एक मैं खुद निकालूंगी, बाकी आप रिकॉर्डिंग रोक करके खुद से ट्राई करेंगे पहले। चलो, सबसे पहले आया बेटा He पॉजिटिव, यहां पर क्या हो गया, N की वैल्यू 2। अब हीलियम के लिए Z की वैल्यू भी कितनी होगी, 2। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है He पॉजिटिव का RH इंटू में N² बाय Z, राइट। अब फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगी नहीं, यहाँ पूरा लिख दिया है, ध्यान से देख लेना अपना। तो RH यहाँ पर देखो N² की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई भी क्या हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2RH। ये बात समझ में आई, इजी लग रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आया करते हैं, ये PYQ ही है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला Li2 पॉजिटिव, N की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है और Z की वैल्यू हम जानते ही हैं। आप देखो यहाँ पर RH, यहाँ देखो N² तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास आ गया 4/3 RH, ठीक है जी, ये आ गई LA। अभी तक तो कोई भी वैल्यू ऐसी आई नहीं है। थर्ड देखिए, चेक करेंगे, थर्ड है अपने पास Li2 पॉजिटिव, N की वैल्यू कितनी, 3, और Z की वैल्यू भी कितनी होती है लिथियम के लिए, 3। खुद से निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करिएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका, है ना, RH, और यहाँ बचेगा 3। ऐसे ही फोर्थ वन के लिए चेक करिएगा, Be2 पॉजिटिव, यहाँ पर N के लिए कितना है भाई, 2, और यहाँ पर Z की वैल्यू, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4 होता है, तो 4 मैंने रख दिया। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, RH, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 और अपॉन 4, कैंसिल आउट हो गया, खाली क्या बच गया, RH। यही तो चाहिए था कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसकी रेडियस इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के रेडियस के इक्वल आएगी, तो आंसर आ गया 4th। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन ये है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन को देखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He positive is X, then the radius of बोहर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। ऐसे मैंने आपको ऐसा कल काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपने कल का वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हो। फटाफट से करोगे, देखो सबसे पहले तो एक चीज को समझो, एक जो चीज आपको बहुत ही अच्छे से अभी तक याद हो जानी चाहिए वो क्या है कि RH इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए N की वैल्यू भी 1 ली है हमने, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और Z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए होती ही 1 है। ये बात क्या आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए बेटा, है ना, बिल्कुल।
अब उसने क्या बोला है, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि बोहर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1, ठीक है। अब किसकी बात की हुई है, He पॉजिटिव की, तो इसके लिए Z की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो उसने बोला कि इसकी रेडियस को हम क्या मान रहे हैं, x। तो यहाँ पर देखोगे जब हम हीलियम की वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉर्मूला अगेन आपको पता होगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0.529 n स्क्वायर बाय z, तो n क्या है 1 और यहाँ पर क्या है z। बात समझ में आई। सिंपल से फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था वही सेम मैंने इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे पास इक्वल टू क्या है x, तो ये क्या मैं x की इक्वल रख दूं। देखो सिंपल सी बात है, तो यानी कि क्या मैं कहूं 0.529 इक्वल टू 2x है, और ये क्या है RH ही तो है, देखा जाए तो ये RH ही तो है, यानी ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 2x के बराबर आ गया। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी आई होप। अब उसने पूछा क्या है कि बहुत सेकंड ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या ले लूं 2, किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या ले लूं भाई 1। इतनी बात आई समझ में, बहुत ही सिंपल डिकोड करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ अभी बेटा, देखो एक बार। तो अब यहाँ पर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 0.529, यहां देखना बेटा 0.529 किसके बराबर है 2x के, है ना, और ये क्या है 4, तो ये मेरा 2x के बराबर है, तो 2x इंटू में 4 रख दूं क्या मैं, तो इक्वल टू क्या आ गया 8x आ गया। तो बस यही आपको आंसर चाहिए था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है आपके PYQ में, और बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, इतना हम इनफ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें जो होंगी वो सिंपल दिखाई दे रही होंगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो यहां से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने एनर्जी पे लिया है, क्योंकि अभी तक हम रेडियस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमें हर पैटर्न का क्वेश्चन जो है अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने स्टार्टिंग में किया था -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं भाई। उसने बोला है हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी। तो यानी कि इतनी तो बात हमें समझ में आ गई है यहाँ से कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। क्या मुझे ये बात इस फॉर्मूले से क्लियर दिखाई दे रही है बेटा, ध्यान से देख लो और समझ लो कि क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो अगर मैं आपको ये कह दूं अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर देखो किसके लिए निकालनी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या ले लूंगी 3 ले लूंगी। बहुत सिंपल सी बात है, z की वैल्यू तो 1 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया -13.6, z मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में n क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा हुआ, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। यानी कि अब क्या आंसर आ गया -13.6 अपॉन 9, यानी कि -1.51 आ गया बेटा। तो आंसर क्या आ गया, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना चाहिए आपका इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। आगे चलेंगे। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, विच एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम प्लस हैज एनर्जी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलर क्वेश्चन है अभी, है ना, ये क्या है सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया बेटा होमवर्क, बहुत ही सिंपल सा है, जो मैंने अभी कराया है सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम कर लेते हैं क्योंकि अब ये स्पीड पे आई है। पहले हमने किया रेडियस पे, फिर हमने किया एनर्जी पे 2 क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं वेलोसिटी यानी स्पीड पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो आपसे पूछा गया है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, यानी कि वो क्या बात कर रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल, ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या दे रखी है x, देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज, क्या मेरे को इन सारी चीजों में जाने की जरूरत भी है, क्योंकि मुझे सिंपल सी ये बात याद होनी चाहिए। मैंने तीनों रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए थे बेटा। Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। इतनी बात समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? तो अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की x मुझे ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट मुझे निकालना है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर मैं कहूं थर्ड ऑर्बिट के लिए तो x/3 ही तो आ जाएगी बेटा, और कुछ थोड़ी ना आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आपका x/3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अब 3 पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, तो हमने रेडियस पे 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एनर्जी पे 2 क्वेश्चंस कर लिए, वेलोसिटी यानी स्पीड पे भी कर लिया है। अब हम करने वाले हैं ट्रांजिशन पे क्वेश्चन। हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये नीट का नहीं, ये जेई 2023 का क्वेश्चन है। मुझे इजी लगा लेकिन पैटर्न काफी सही लगा, तो हमने जेई का क्वेश्चन ले लिया है ये। यहाँ पर देखिए, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ। अब क्या पूछा गया है, सेम वेवलेंथ की बात की गई है, यानी कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिनकी सेम वेवलेंथ है किसकी तरह, बेलमर टाइप ट्रांजिशन फ्रॉम ये ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। इसको अब थोड़ा सा डिकोड करना है क्योंकि कंफ्यूज होने वाला इसमें भी हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ट्रांजिशंस हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ट्रांजिशन आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हो रही है वो क्या होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए उनकी, जो कि बेलमर टाइप ट्रांजिशन में 4th लेवल से 2nd लेवल तक आते हुए हाइड्रोजन हीलियम स्पेक्ट्रम में हो रही है। ये इसका मतलब बोला गया है। यानी कि अगर मैं इसको और ज्यादा डिकोड कर दूं, क्या मैं ये बात कह रही हूँ सेम वेवलेंथ है, तो मतलब सेम वेवलेंथ का मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं ये लिख दूं बेटा बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि भाई कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं, डिफिकल्टी नहीं चाहिए हमें किसी भी लेवल पे, हमें चीजें चाहिए आसान, सॉरी है ना, हमें चीजें चाहिए बहुत आसान, ठीक है। और हम आसानी से ही क्वेश्चन को देखेंगे। अब सेम वेवलेंथ की बात आई तो 1/λ, क्या रिडबर्ग कांस्टेंट वाली इक्वेशंस आपको याद है बेटा, 1 में n1 स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए जो लास्ट वीडियो वाली बात है। तो अब क्या मैं दोनों के लिए वैल्यू रख दूं RH यानी रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1 में n1 स्क्वायर माइनस में 1 n2 स्क्वायर, यहां पर भी वैल्यू रख देते हैं भाई, यहां हो गया 1 में स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 1, और RH तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब बचा क्या, इसके लिए हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या हो गई 2। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है चीजें, यस। तो अब यहाँ पर देखो 1 में n1 स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर, इसका मुझे नहीं पता, मुझे यही जो है देखना है। इसके लिए बेलमर सीरीज के लिए यहाँ पर देखो बेलमर यानी n1 की वैल्यू कितनी है 2, बात समझ में आ रही है। हर चीज आपको दे रखी है, अगर आप कायदे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसे काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू बेलमर सीरीज के हिसाब से 2 हो गई, तो यानी कि 2 माइनस में यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गई बेटा 4, और यहाँ हो गया 1/4 16,
क्लियर हुआ? तो यहाँ आ गया 4, एलसीएम लीजिएगा 16 आ जाएगा, 4 माइनस 1 यहाँ कितना आ गया 3/16। इसको इस वाले को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 4 भी बच गया, 4 4 जा 16, तो 3/4 आ गया। यानी कि क्या मैं यहाँ से ये बात कह सकती हूँ कि 1 में n1 स्क्वायर माइनस में 1 माइनस n2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 आ गया। इतना समझ में आया? ठीक है, दोनों ट्रांजिशंस को इक्वल रखा। इस हीलियम स्पेक्ट्रम का मुझे सब कुछ दे रखा था, तो मैंने सारी वैल्यू निकाल करके 3/4 निकाल लिया। इसकी ट्रांजिशंस मुझे अभी पता नहीं, अब ट्रांजिशंस मुझे निकालनी है। अब निकालूंगी कैसे ट्रांजिशंस? निकालूंगी इस तरीके से कि उसकी वैल्यू 3/4 के इक्वल आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसकी वैल्यू 3/4 के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या करें हम? फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज के हिसाब से निकाल करके देखते हैं। भाई देखो, सबके ऊपर ट्राई मार रहा है आपको, चारों के ऊपर। जिसकी वैल्यू 3/4 के बाद 3/4 के इक्वल आ गई ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको चारों पे ट्राई मारना है एक बार, लेकिन मैं आपको एक ही करके दिखा रही हूं, तो आप वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यानी इसका मतलब क्या है? लाइमन की बात कर दे तो n1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी? अब कहोगे मैम आपने ऐसे कैसे बोला कि लाइमन सीरीज है? मैं कह रही हूँ चारों को ट्राई करके देखना है। हम कह रहे हैं हम चारों को ट्राई करके देखेंगे, मैं आपको करेक्ट वन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, हम चारों को ट्राई करके देखें, जो आंसर 3/4 के इक्वल हो गया 3/4 के, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको नहीं पता, मुझे आंसर पता है, इसलिए मैं आपको करेक्ट वन करके दिखा रही हूँ। बात समझ में आया? ठीक है, आपको चारों ट्राई करना है, और वैसे भी जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो अब आपको पता लग गया। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे बेटा, अब इसको हम क्या करके देखेंगे? सॉल्व करके देखेंगे। तो अब क्या है इसमें, देखो n1 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर। सॉल्व करके देखो, यहाँ क्या आ गया 2 का स्क्वायर और 1, तो क्या आ गया 1/4 माइनस में 1, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया बेटा 3/4 आ रहा है, चेक करिएगा 3/4 आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी, 1/1 माइनस में 1/में 2 का स्क्वायर, 1 माइनस में 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4 आ रहा है 3/4 के इक्वल, बस यही चाहिए। अब 3/4 इक्वल आ गया, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें n1 की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? क्या लेंगे? लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 लेंगे, राइट? उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 लेंगे और n2 की वैल्यू 2 लेंगे। बात समझ में आ गई होगी बेटा, है ना? क्लियर हुआ? तो यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट लेवल। ठीक है, लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से आया भाई? सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आया। इसी को हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहते हैं। क्लियर हो गया है ना? डन हो गया है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्रांजिशन वाला भी एक क्वेश्चन फाइनली हमने ट्राई कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, जहां पर मैंने आपको बोला था कि भाई एक पैटर्न इस तरीके से भी आता है, हर एक पैटर्न का मैंने क्वेश्चन लिया। यहाँ पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेल्मर सीरीज दे दिया, लेकिन n1 और n2 की वैल्यू नहीं दिया। तो इस टाइप का पैटर्न भी मैंने आपको बताया था, तो हर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन हमने लिए है। अब देखो यहाँ पर तरीके से चलेंगे, वही सेम है। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी उसको बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी आपके साथ चीजें किस तरीके से हो रही है वो आप समझिएगा कि यहाँ पर भी n1 की वैल्यू फिक्स हो गई, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया लाइमन सीरीज, तो n1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिक्स आ गई ना, 1 होनी चाहिए। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी मैक्सिमम, है ना? क्योंकि भाई क्या होता है, E क्या होता है, hc/λ ही तो होता है।
अगर मैं कह रही हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी तो मैक्सिमम ही होगी, यानी कि यहाँ पर हम एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं और एनर्जी मैक्सिमम तब थी जब वो इन्फिनिटी से फर्स्ट पर आएगी। क्या मैं सही कह रही हूँ बेटा? है ना? बहुत क्लियरली मैंने आपको ये बात बताई थी और क्वेश्चन में आप ये चीज देख भी पा रहे होगे कि जो मैंने हर चीज आपको बताई है वो आपको पीवाईक्यूज में एज इट इज देखने को मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कब था? जब इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा था। लाइमन सीरीज की बात है तो सीधी सी बात है, ये तो हमने पहले इस लाइन से ही हमने फाइंड आउट कर लिया, आगे जाने की तो हमें ये सब चीजें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम एनर्जी का मतलब हो गया कि सेकंड से फर्स्ट पे आया। लेकिन कहां पर? बेल्मर सीरीज। तो यानी कि अब ये चेंज हो जाएगा। बेल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। लाइमन बेल्मर यानी N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 3 से 2 पे आ रहा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, मैं दोनों ही डिस्कस कर देती हूँ। लाइमन सीरीज में अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी की बात करूं तो इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आएगा। फर्स्ट पे तो आना ही है क्योंकि लाइमन सीरीज है, इसमें तो फिक्स है वैल्यू। ऐसे ही बेल्मर में भी फिक्स है वैल्यू कि अगर एनर्जी मैक्सिमम की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्फिनिटी से 2 पर आएगा क्योंकि इसके लिए वैल्यू फिक्स है, N1 की वैल्यू फिक्स है। ऐसे ही लाइमन के अंदर अगर मिनिमम ट्रांजिशन की बात करूं तो सेकेंड से फर्स्ट पे आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बेल्मर के अंदर मिनिमम ट्रांजिशन की बात करूं तो थर्ड से सेकेंड पे आएगा। बहुत ही क्लियर कट चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट के अंदर। अब बात समझ में आ रही है? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम बहुत आसानी से अब इसको कर सकते हैं। कैसे भाई? आधा सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक सॉल्व करूंगी मैं बस, बाद में देखेंगे बाकी वाला पोर्शन। अब लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की गई है, राइट? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की हुई है तो सेम है, ठीक है। लैम्डा एच, यहाँ क्या हो जाएगा? आर एच। अब किसकी बात की हुई है भाई? हाइड्रोजन की, तो Z की वैल्यू 1 ही आ गई है। अब N1 का 1/N1 का स्क्वायर माइनस में N2 का स्क्वायर। अब देखना जरा बेटा, शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम हमने लाइमन सीरीज में ये वाला केस आप लोगे, ये वाला इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आ रहा है, तो यानी कि 1 इन्फिनिटी। क्लियर हुआ कैसे करना है? अब इजी लग रहा है, आई होप। ठीक है, आर एच यानी कि 1 माइनस 0 या किसके बराबर हो गया? आर एच के बराबर हो गया। क्लियर हुआ बेटा? देख लेना एक बार। यानी कि क्या मैं यहां पर ये बात बोल दूं कि भाई लैम्डा एच निकाला तो 1 में आर एच के बराबर है? उल्टा कर दिया ना मैंने। यहां तक देखो सॉल्व हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे लाइन की, क्योंकि हाफ तो मैंने सॉल्व कर लिया है, आधा रह गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेल्मर की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि ये वाला केस, ये रहा। बात समझ में आई? ये वाला हो गया किस्सा। तो 1 में लैम्डा एच आर एच। अब किसकी बात की गई? ये देखो पहले हीलियम की, तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू 3। बात समझ आई? हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी? 3 या 2? हीलियम के लिए 2 हो गई बेटा, सॉरी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही N1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। देखो एक बार क्लियर तरीके से समझ में आया या नहीं? क्लियर? अब यहाँ पर देखो भाई, आर एच 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 4। यहाँ पर कितना हुआ? 1/4 माइनस में 1/9, तो यहाँ पर क्या हो गया? आर एच जेड। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसको पूरा के पूरा सॉल्व करोगे, आपका आंसर पूरा सॉल्व करके 5/9 आ जाएगा। तो मैं आपके पास डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, 5/9 आर एच आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, और इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। यानी कि जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करके आपके पास आंसर 9/5 आर एच नीचे आ जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई है, अब क्लियरली आ गया। तो अब आप इसमें आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी कर सकते थे। देखो अभी आपका आंसर नहीं आया होगा, है ना, कहेंगे भाई मैम अभी भी आंसर नहीं आया, ये तो लैम्डा में दे रखा है, अब हमें क्या करना है। देखो अभी अभी बेटा आपने ये चीज निकाली थी ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हीलियम वाली जो आएगी वो 9/5 लैम्डा के बराबर आ जाएगी। अब आपका आंसर आया, देखिए एक बार 9/5 लैम्डा 3 आ गया होगा। अभी तो इजी था ये क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ वाले पार्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बस इतना देखना है कि एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इंफिनिटी से, कौन सी सीरीज है इस पे डिपेंड करता है। अगर लाइमन सीरीज की हम बात करें तो n1 की वैल्यू फर्स्ट लेवल पे आएगा, इंफिनिटी से फर्स्ट पे आएगा। बेलमर की बात कर रहे हैं, वही इंफिनिटी वाला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ट्रांजिशन में n की वैल्यू 2 पर पे आएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे। यहां देखिए, अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस अब हम कर चुके हैं। ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ये, कुछ खास इन पैटर्न्स में नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, कल जो है हमने बहुत तरीके से पढ़ा था, लेकिन इसको करने के लिए आपको दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जो हम अभी इस वाले में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये वाला अभी आप 2 मिनट के लिए पेंडिंग रख दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ बताना है। ये बेस्ड है लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि अभी मैं 5 मिनट बाद आपको कराऊंगी, तब आपको ये क्लियर आंसर उसी में दिख जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए द डिफरेंस बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है जी, ठीक है, ये आप खुद से क्वेश्चंस ट्राई करोगे, क्योंकि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, सभी पैटर्न के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब वो जो क्वेश्चन बोहर मॉडल वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन था, वो यहाँ से निकलेगा आपका। देखो कैसे था, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो बोहर मॉडल ना वैसे तो अपने आप में काफी सही मॉडल था, काफी इंटेलिजेंट पर्सन था, वैसे तो सारे ही थे, लेकिन बोहर मॉडल ने काफी अच्छी जो है आप कह सकते हो डिस्कवरीज की थी, जिसने एक बिग चेंज लेकर के आया था सभी चीजों में। ठीक है, इसने कहा था कि बोहर मॉडल जो होता है एटम का, जो इसने काफी सारी चीजें जो एटम के बारे में कही थी, इसने सिर्फ इतनी बातों पे फर्क किया कि जो भी आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन था, उनको तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन जहां पर भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आ रही थी, वहां पर इसका मॉडल फेल हो गया था बेटा। वहां पर इसका मॉडल जो है कामयाब नहीं हुआ। ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन बन गया बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो आप कह सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, it could not explain the system which has the more than one electron। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये पूरा मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा फेल हो गया था। ठीक है, दूसरी बात है, अब ये दो नई टर्म्स है बेटा आपके लिए, है ना, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, जब कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं, तो उसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। और ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं, ये डेफिनेशंस आपको कहीं पर दिखेंगी नहीं। मैं आपको बता रही हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे कंपोनेंट्स में, तो उसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो सेवरल कंपोनेंट्स में टूट जाती है, बहुत सारी फाइन लाइंस में टूट जाती है, तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और इन दोनों ही इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशंस बन गई थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जब हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे मानो आपके पास एक N1 की वैल्यू है, ये N1 जो है ग्राउंड स्टेट है, और ये जो है आपके पास एक्साइटेड स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर हो रही है,
तो बोहर ने बताया कि ये एक सिंगल लाइन ही है ना। लेकिन जब इसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि ये सिंगल लाइन नहीं थी, इस एक सिंगल लाइन में बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही थी, ये कोई सिंगल लाइन नहीं थी। जब बोहर से बोला गया कि ऐसा क्यों, तो बोहर ने बोला भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, मेरे हिसाब से सिंगल लाइन है। और इस बात को, इस ऑब्जर्वेशन को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इन सारी चीजों की वजह से ये सारी लिमिटेशंस बन गई बोहर एटॉमिक मॉडल की। और इवन जब आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, उसने तो पूरी धज्जियां ही उड़ा दी थी बोहर एटॉमिक मॉडल की, यानी कि वो भी बहुत बड़ा चेंज इन सभी नंबर ऑफ डिस्कवरीज में लेकर के आया था, जिसने अपने कॉन्सेप्ट से सबको हिला दिया था एक बार। तो बोहर एटॉमिक मॉडल वहां पर भी फेल हो गया। तो ये सारी नंबर ऑफ लिमिटेशंस हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। बात समझ में आ गई होगी बहुत ही क्लियर तरीके से, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। देखो अब ना क्या हुआ, इन सारी रेस में ये सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट तो थे ही, यानी कि जब से सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया उसके बाद वो फेल हुआ, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर वो फेल हुआ, फिर बोहर मॉडल आया, फिर बोहर मॉडल फेल हुआ, तो इस जैसे और बहुत सारे लोग आए जो कि इस बारे में डिस्कवरीज करते रहे। अब देखो कोई एक चीज बंदा निकालता है तो अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बहुत सारे एटम के ऊपर रिसर्च तो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक के बाद एक जुड़ती चली गई और फिर आपका चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे कहते हैं कि मैम फेल हो गई तो हम पढ़ते ही क्यों हैं भाई, अगर फेल हुई तभी तो और साइंटिस्ट इसके ऊपर बात करने लगे ना कि फेल क्यों हुई, या फिर ये भी हो सकता है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर बात करी और ऐसे ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके लिए बनती चली गई, ठीक है। अब पॉइंट क्या था बेटा, अब पॉइंट ये था, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में ये जो साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई भी चीज है यानी मैटर है, ठीक है, तो मैटर के पास एक इलेक्ट्रॉन नेचर ही नहीं या पार्टिकल नेचर ही नहीं, बल्कि उसके पास दो नेचर होते हैं। मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके पास वेव नेचर भी होगा, ठीक है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके पास क्या होगा, वेव नेचर भी होगा। और जैसे कि कंसिडर कर रही हूं मैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, एक पार्टिकल की हम बात करें, तो पार्टिकल जो है उसके पास भी सिर्फ एक नेचर नहीं बल्कि उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो उसने क्या कहा कि मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, उसने कहा उसके पास ड्यूल कैरेक्टर होगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये कहा डी ब्रॉगली ने। अब उसने कहा कि एक रिलेशन आप मान लीजिए E इक्वल टू mc², ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, एम आई राइट, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो hc/λ, पढ़ते आ रहे हो, ये भी E क्या हुआ, hc/λ। अब उसने कहा इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दो, साथ में क्या कर दो, आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपके पास एक नई फॉर्मूला बन के आएगी mc² hc/λ, c से c मैंने कैंसिल कर दिया तो बना mc इक्वल टू h/λ। अब यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो यानी कि क्या होगा, h/mc। बात समझ में आई। अब लैम्डा तो वेव का ही निकलेगा, जाहिर सी बात है, मतलब वेवलेंथ आप किसी वेव की तो निकाल सकते हो। तो यहां से उन्होंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके ये भी प्रूव किया कि मटेरियल पार्टिकल के पास एक टाइप का नेचर नहीं बल्कि पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर भी होता है। बहुत सिंपल सी बात उसने समझाई और हम समझे भी, और बहुत ही अच्छी चीज उसने हमें कही, बहुत अच्छी चीजें उसने अपनी इन चीजों में ऐड करी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लैम्डा क्या है बेटा, जाहिर सी बात है वेवलेंथ, जो कि जो भी मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या है, वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ मतलब वेव से एसोसिएट होगी। इसी को हमने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी को हमने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली का फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर क्या है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो हम सदियों पुराना पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि H तो हम जानते ही हैं, अब बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए कि H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना जी। अब उसके बाद M क्या है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की H को या
m को ग्राम में ले लेते हैं, यहाँ पर मास केजी में होता है। रिमेंबर दैट, ये किसी को भी याद नहीं रहता है और लास्ट टाइम पे, क्योंकि अभी तक आप सब जगह जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं वहां तो ग्राम 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 ही ले रहे हैं हम, तो इसलिए ये बात किसी को याद नहीं रहती। तो यहाँ पर जो मास हम ले रहे हैं वो केजी में ले रहे हैं, ग्राम में नहीं ले रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। v का मतलब हो गया वेलोसिटी, ठीक है, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप सारी चीजें याद रखेंगे इसी तरीके से। क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आप देखो यहाँ जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, लेकिन हम किसी मेटीरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, v रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटीरियल पार्टिकल की, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, v रख देंगे। बात समझ में आ गई है। तो आगे फॉर्मूला में यहाँ पर c रहने दीजिए, यहाँ पर रखिएगा h अपॉन में लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ पर हम v क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, और किस में ले रहे हैं भाई, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। बात समझ में आ गई है बेटा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आनी भी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, p मतलब मोमेंटम। अब अपने को पता है भाई मोमेंटम किसके इक्वल होता है, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अपना मास है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। बहुत सिंपल सी बात है। तो m इंटू वी क्या है, p, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p, ये भी एक फॉर्मूला बन गया बेटा, बताओ। तो यहाँ पर ये देखो, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज कलेक्ट करने हैं अपने को, है ना, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर वन ऑफ द फॉर्मूला h अपॉन p भी बन गया। अब कोई पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ mv स्क्वायर होगी बेटा, बताओ। अब यहां से अगर मैं mv की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर देखो, अगर मैं निकालूं पहले तो यहाँ पर इस 2 को इधर ले जाओ, तो 2 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो गया mv, ठीक है, क्लियर हुआ, mv स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देती हूँ मैं, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ भी मैं m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2m काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, मास, ये हो गया mv का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी mv की वैल्यू क्या हो गई, 2m काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यहाँ से क्या एक और फॉर्मूला डिराइव हो जा रहा है मेरे लिए, हो जा रहा है ना। तो यानी कि हमने फॉर्मूला क्या बोला था, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में mv। तो क्या मैं यहाँ पर mv की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, जो कि होगा क्या, 2m काइनेटिक एनर्जी। ये भी वन ऑफ द फॉर्मूला बन गया, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं भाई ये भी एक फॉर्मूला मेरे पास बन करके तैयार हो गया। लेकिन अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात कर दे बेटा, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात कर दे, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल की बात कर दूं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ किसके इक्वल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये Q इंटू पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर V वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं Q इंटू वी भी रख सकती हूँ, क्या एक और फॉर्मूला मेरे पास डिराइव हो गया बेटा, बताओ, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया, ये जो एक्सेलरेट करा रहा है उस चार्ज पार्टिकल को, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वी रख दूं मैं, और यहाँ पर v वेलोसिटी नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो क्या यहाँ से 3 फॉर्मूलाज मुझे बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ, इतना समझ में आ गया होगा, है ना, और बहुत ही क्लियरली आपको सारी चीजें दिख रही होंगी इनफैक्ट यहाँ से, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड, क्योंकि ये देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाह रही हूँ, वो भी आप सुन लीजिए कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी वैल्यू को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में कौन ही करेगा, ठीक है, इतना तो हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए अलग सी वैल्यू रखना चाहें तो आप उसमें भी रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यही रख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हो जाएगी 12.27। अब यहाँ पर ये छोटी सी यूनिट्स का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब ये हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू। ये भी आप कर सकते हो अपने लिए, आसान चीज है। अब देखो, अगर यहाँ पर 5 मिनट लगेंगे, यहाँ पे 20 सेकंड लगेंगे, बस इतना सा फर्क है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो भाई उस जैसी तो मौज ही नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.286 और यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगी प्रोटॉन के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको डायरेक्ट दे दी हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा हीलियम के लिए, यानी कि हीलियम के लिए बात करूं तो यहाँ पर 0.101 एंगस्ट्रॉम और यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल। ये तीनों अगर याद हो मजा ही आ जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, और अभी तक आपका चार्ट बनके रेडी भी हो जाना चाहिए जितना मैंने आपको कराया है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना तो चार्ट जो है वो पूरी तरीके से माइंड मैप आप कह लीजिए आपका तैयार होना चाहिए यहाँ तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, देखो भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ही इसको हम बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ, अगर आपको फॉर्मूला होता है तो आपको कहीं कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बताना। ठीक है, तो देखो इस लड्डू क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 2 पार्टिकल दे रखे जिनका मास m है और एक का मास जो है वो 2m दे रखा है। ठीक है जी, उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, चलो इतना भी मान लिया। अब वो बोल रहा है देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर इन व्हाट रेशो, तो क्या मुश्किल है ये बताओ मुझे। अब आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात कर दी है, काइनेटिक एनर्जी की। तो अभी मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूलाज कराए, उस फॉर्मूलाज में से काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला आप लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, H अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। यही तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, यही तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला। तो अब आपको समझ में आया कहाँ किस तरीके से हमें कोई चीज इस्तेमाल करनी है। अब उसने कहा इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल है तो छोड़ दो, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, उसने कहा मास अलग है। तो क्या मैं ये चीज भी निकालू, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो ही जाएगा, सेम है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, राइट। तो अब हमने क्या निकाल लिया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं बेटा ईमानदारी से, है ना, मतलब कितनी आसान है बताओ, इससे ज्यादा आसान कहाँ से एग्जामिनर तुम्हारे लिए क्या तो तोड़ करके लाए पेड़ से जो तुमको आसान लगे, मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मास। अब देखो रेशो पूछा है तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशो निकाल दो, क्या आ जाएगा m2 अपॉन में m1। बताओ भाई क्या ही रह गया, क्या ही रह गया, कुछ नहीं। तो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2m, और ये वैल्यू क्या दे रखी है m से m कैंसिल हो गया, √2 आ गया बेटा। बहुत मुश्किल केमिस्ट्री है, बहुत ही मुश्किल है, होती ही नहीं है हमसे तो। ठीक है, तो ये आपके पास सारी चीजें इस तरीके से आप देखोगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस बहुत इजी है अगर हम तरीके से करेंगे तो। देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू दिस, यानी कि आपको क्लियर तरीके से क्या दे दिया गया है, लैम्डा दे दी गई है 1.5 पाई ए नॉट, जिसमें वो कह रहा है कि जो ए नॉट है वो आप मान करके चलिए बोहर रेडियस है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n बाई जेड हमें निकालना है, तो n बाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है खुद से। क्लियर हुआ इतनी बात। अब क्वेश्चन समझ में आया तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो गया। यहाँ पर आप r क्या है रेडियस, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा a नॉट n स्क्वायर z, क्योंकि बोहर रेडियस हमें कितनी मान के चलनी थी a नॉट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा a नॉट इक्वल टू क्या हुआ n लैम्डा, n से n कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 2 पाई a नॉट, यहाँ हो गया n बाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करिएगा पाई a नॉट, ये पाई a नॉट और ये पाई a नॉट कैंसिल हुआ, n बाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n बाई जेड की वैल्यू आ गई 1.5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू आई 15, पॉइंट हटाएंगे 20 आ गया और यहाँ आ गया 0.75। अब चेक करिए आंसर क्या इसमें है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ध्यान से करेंगे हम इसको। चलो सबसे पहले देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोहर ऑर्बिट, मतलब एन की वैल्यू कितनी है भाई? 4 दे दी गई है आपको। बात समझ में आ रही है? एन की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 4 दे दी गई है। अब हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं? 2 पाई आर। देखो अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस कितना? 2 पाई आर इक्वल टू क्या रखोगे? एन लैम्डा, है ना? बात समझ में आया? तो यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ आ गया भाई ए नॉट, वही आर की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, यहाँ आया एन लैम्डा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखो 2 पाई ए नॉट, यहाँ पर एन की वैल्यू को रखेंगे तो 4 इंटू 4, यहाँ हो गया जेड, और यहाँ पर भी रखेंगे 4 क्योंकि एन की वैल्यू 4 तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 पाई ए नॉट, और क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है बेटा? ठीक है, जेड की वैल्यू को क्या रखेंगे? आप देखिए जेड की वैल्यू को क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे, और 1 क्यों रखेंगे बेटा आप? ठीक है, पॉइंट ये है, एंज्यूम करना है कि z इक्वल टू 1 है, तब जाके यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई ए नॉट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये 1 है बेटा। क्लियर? बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चंस हम कितने सारे कर रहे हैं, भर भर के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन प्रोटोन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। ये देखो पहली लाइन में ही काफी सारी चीजें दे दी गई है। उसने कहा है कि प्रोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इक्वल है। अब उनका क्या निकालना है? आपको रेशो निकाल देना है। अब उनका क्या कर देना है? आपको रेशो निकाल देना है। तो हमें पता होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होता है बेटा? 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के। क्या ये बात हमें पता है कि प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल के 4 टाइम्स होता है? यस, बहुत ही बेसिक है ये चीज, राइट। उसके बाद क्या ही मेहनत लगेगी बताओ मेरे को? अभी तक आपने क्या पढ़ा है? देखो भाई कैसे, पहले सबसे पहले लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? H डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो H m1 v1। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? H अपॉन mv या फिर H अपॉन p। यहाँ पर क्या बात की गई है? मास की, तो हम मास वाले टर्म वाला ही फॉर्मूला ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो लैम्डा 2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m2v2। बात समझ में आई? दोनों ही वेवलेंथ्स मैंने निकाल ली। अब उसने क्या कहा है? दोनों ही वेवलेंथ्स को आप इक्वल मान लीजिए। पहली लाइन में उसने बोला कि आप क्या मान लीजिए? इक्वल मान लीजिए। तो लैम्डा 1 इक्वल टू, उसने कहा लैम्डा 2 मैं कह रहा हूं कि आप मान लो। ठीक है, न्यूमेरिकल ने कहा मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों को इक्वल मान लो। अब उसकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते, तो H m1 v1 इक्वल टू H m2 v2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए v2 को इधर ले आइए, v2 अपॉन v1, इस v2 को मैं इधर ले आई और इस m1 को मैं इधर ले आई। बात समझ में आया? मुझे निकालना क्या था? रेशो ऑफ देयर वेलोसिटी निकालना था, और मास तो हमें पता ही है, तो वेलोसिटी का रेशो मेरा यहाँ से निकल जाएगा क्या जब मास दे रखा है? तो बताओ भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल सी है। तो यहाँ पर अब आपको रखना था कि भाई इसको उल्टा भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि v1 बाई v2 आ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा m2 बाई m1। तो यहाँ पर क्या है? 4 टाइम्स था, है ना? अगर आप देखेंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। तो अब इस चीज को आप यहाँ रख सकते हो, यानी कि मास ऑफ ये 4m के बराबर आ गया, राइट। तो ये 4m अपॉन m, यहाँ से हो गया 4 और 1। बात समझ में आई बेटा? कैसे निकाला? मैंने सिर्फ वैल्यू को पुट किया है, बाकी कुछ भी हमने नहीं किया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप वापिस से ये रिकॉर्डिंग को देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वीडियो को 1 बाय 1 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ही देखना है, अगर रैंडम मत उठाना क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा फिर। चलिए नेक्स्ट। अब आपसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है और एक ड्यू। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, सेम। अब पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, फिर क्या दे रखा है, प्रोटॉन, फिर क्या दे रखा है, अल्फा पार्टिकल, फिर क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल, और फिर क्या है मेरे पास, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो मुझे बताना है मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब क्या हम ये बात जानते हैं और समझते हैं, अभी तक आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया है तो क्या ये बात हम कह सकते हैं बेटा कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम होता है। कल के फॉर्मूलाज में, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था उस फॉर्मूलाज में आपको ये बात दिखाई दे गई है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम, यानी कि मास है ये, है ना। और यहाँ पर आपको आधे से ज्यादा चीजें तो खुद से पता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल होता है, प्रोटॉन का मास बहुत स्मॉल होता है। अगर मास स्मॉल होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, ये बात तो हमें पता ही है। तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, एलिमिनेट ही हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये वाला देखा एलिमिनेट, ये वाला देखा एलिमिनेट, ठीक है। अब समझदारी से काम लेना है, हर चीज को सॉल्व करके नहीं देखना होता। जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें एलिमिनेशन से भी बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नीट में काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो देखा और टिक, देखा और टिक, इस तरीके से अपने को अब पूरी समझदारी लगानी है, ठीक है। चलिए, अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, 2 प्रोटॉन प्लस में 2 न्यूट्रॉन, है ना। और ऐसे न्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। मास सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का, जिसका मास सबसे ज्यादा अल्फा उसी का, अल्फा कह रही हूँ, लैम्डा उसी का सबसे ज्यादा कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा लैम्डा उतना ही उसका कम होने वाला है। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसका आंसर अल्फा पार्टिकल आएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है, लैम्डा सबसे कम होगी। क्लियर है। बस क्वेश्चन देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये आपके पीवाईक्यू था। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये ना बहुत ही अच्छा चेंज लेके आया था इन सारी चीजों में, और बोहर मॉडल ना इसके आगे फेल हो गया था। इसने कहा, बहुत ही सिंपल सी बात कही लेकिन इसने बहुत मजेदार बात कही, बहुत अच्छा चेंज ये लेकर के आया हम सबके लिए। इसने कहा कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, तो एक वक्त पे, अब स्पेशली ये बात याद रखना कि आपने, उसने कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं बेसिकली, यानी छोटे पार्टिकल्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम देखें, माइक्रो मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, अगर हम उसको देखें तो एक ही वक्त पे अगर वो हाई स्पीड से घूम रहा है तो एक ही वक्त पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी का पता करना इम्पॉसिबल है। एक ही वक्त पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को पता करना इम्पॉसिबल है। एक वक्त पर एक ही चीज को आप एक्यूरेसी के साथ बता पाओगे, अदरवाइज एक ही वक्त पे दोनों चीजें आप नहीं बता पाओगे। इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही हमसे बात कही थी। बात समझ में आ रही है, बहुत ही क्लियर कट इसने बात की और बहुत ही अच्छी बात कही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसने एक फॉर्मूला दे दिया था बेटा, और उस फॉर्मूले में इसने कहा कि जो भी डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
फिर कहा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, हम ऑलरेडी डी ब्रोगली वेवलेंथ में इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी, ज्यादा होगा या इक्वल होगा एच अपॉन में 4 पाई। ये फॉर्मूला हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दिया, जिसमें उसने क्लियर ये बात की और उसने कहा कि जो डेल्टा एक्स है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, उसने क्या कहा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और इसमें डेल्टा पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन, अब देखो छोटी सी बात को समझना, डेल्टा एक्स क्या था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है जी, पी क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। अब हम क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि P इक्वल टू बेटा क्या होगा, एम वी। P क्या होगा, इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा P निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एम, एम में तो कोई चेंज आएगा नहीं है ना, तो एम के आगे डेल्टा आप लगा नहीं सकते क्योंकि मास कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी। क्या इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, यहाँ पर हो जाएगा एच अपॉन में 4 पाई। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी और यहाँ आ जाएगा एच अपॉन में 4 पाई एम। इतनी बात क्या हमें समझ में आई, आप चेक करिए, फॉर्मूला डिराइव हो गया अच्छे से। एक माइनर मिस्टेक जो आप मतलब अक्सर हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है, क्योंकि अभी आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ करके ही आए हो, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा कि मास ग्राम 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 में ले रहे हैं हम। यहाँ पर जो मास होता है ना वो केजी में लेते हो आप। ये छोटी सी माइनर सी चीज है, लेकिन ये बहुत काम की है और यहाँ पे आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो अक्सर। तो यहाँ पर जो मास होगा वो केजी में लेना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, उसने सीधी सी बात कही, उसने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम बात करें, यानी बहुत छोटा सा पार्टिकल, जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक ही वक्त पर उसकी पोजीशन या फिर उसकी मोमेंटम का पता करना इम्पॉसिबल है। एक ही वक्त पर आप पता नहीं कर पाओगे अगर वो हाई स्पीड में है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हाई स्पीड में है तो उसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे, जैसे मानो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी इतनी ज्यादा हाई स्पीड से घूम रहा है, मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ऐसे कैसे पता लगेगा, जब उसको कहेंगे। अगर हमें किसी भी इंसान की पोजीशन भी पता करनी पड़ी है, आप देखते हो कितने सारे सीरियल्स आते हैं, कितने सारे मूवीज आती हैं, अगर कोई हाई स्पीड से भाग रहा है और मोबाइल ट्रैक हो रहा है तो कहते हैं एक बार रुक ही नहीं रहा, ट्रैक कैसे करें उसको, अगर थोड़ा स्लो डाउन होगा तभी तो पकड़ पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेज भाग रहा है कि भाई इसको स्लो डाउन नहीं हो रहा है, और अगर स्लो डाउन होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक डेफिनेट पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उस वक्त पे उसकी पोजीशन या फिर मोमेंटम को एक ही वक्त पर कैसे पता किया जा सकता है, नहीं पता किया जा सकता। तो यानी कि एक्यूरेसी के साथ पता करना है तो एक फैक्टर एक ही वक्त पर आप डिटरमाइन करोगे फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उतनी ही अनसर्टेनिटी उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। ये बात उसने कही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ेंगे और इसका सिग्निफिकेंस देखिएगा कि भाई बहुत सिंपल सी चीज है। उसने देखो छोटी सी बात कही, अभी तक हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, उसने कहा कि भाई ये होता है फॉर्मूला, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है दैट इज मोर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m के बराबर है। ठीक है, बराबर हो सकती है या फिर मोर देन होगी। अब उसने कहा कि अगर मैं कहूं फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल बॉडीज के लिए अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, और एक बार हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, अब देखो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में फर्क क्या है। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक मतलब ज्यादा बड़े पार्टिकल्स जिनका मास ज्यादा हो। ठीक है, और इनका मास क्या होगा, कम होगा। अब क्या ये आप अनसर्टेनिटी बता सकते हो, अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं तो इनका मास क्या है, ज्यादा।
तो भाई अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसमें कम होगी। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी क्या होगी, पोजीशन और मोमेंटम में क्या होगी, कम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक में मास क्या है बेटा, कम। मास कम है तो फिर अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है और समझोगे तो बहुत ही आसान लगेगी। लेकिन ये जो रूल है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये ज्यादातर सिग्निफिकेंट माना जाता है माइक्रोस्कोपिक के लिए। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे पैटर्न किस हिसाब से आता है। देखो भाई, नीट 2008 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को तरीके से हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से करोगे तो बहुत इजी लगेगा, ध्यान से नहीं करोगे तो मुश्किल लगने वाला है। लेकिन इसमें चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है, उसकी बात तो कुछ है ही नहीं। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन is associated with the uncertainty in momentum which is equal to this gram centimeter inverse. ठीक है, the uncertainty in electron velocity is, अब देखो क्वेश्चन अगर पहचान रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो, यानी कि डेल्टा पी ये क्या होता है, एम डेल्टा वी। अब सबसे पहले तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है कि दे क्या रखा है आपको और आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है ना, फाइंड आउट क्या करना है। अब देखो इसमें जो एम है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपको पता है 9.11 10⁻³ kg। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 9.11 10⁻³ kg, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये दे रखा है इक्वल टू, टोटल हमें ये दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है बेटा, कुछ भी ज्यादा मुश्किल है मुझे तो लग नहीं रहा है। ठीक है, अब आपको डेल्टा वी निकालना, तो क्या बड़ी बात है। ठीक है, निकाल लेंगे। 1 × 10⁻18 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 9.11 10⁻31। जरा चेक करना बेटा, क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है ना, अब तो निकाल लोगे, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस की हमें स्क्रीनशॉट लेने की। ठीक है, ये लड्डू क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं फटाफट से, जहां पर आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, जैसे जहां पर नोट आए, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, कई बार बोल्ड लेटर्स में दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता। जो जहां पर भी आपको दिखे ना, आप उसको एक बार रेड अलर्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन वापस से चेक करना है। ठीक है, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, अब आपको बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं दिख रही है। ये क्वेश्चन ना हमें जो है, चलो कर लेते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन को हम कुछ देर बाद करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा आपको आगे मुझे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर अभी बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे समझाना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, और आगे आएगा अभी आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। इसका क्यों है, रीजन सुन लो। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक आइटम्स। वैसे तो ये भी आगे आएगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल क्यों होती है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से और सिमेट्री की वजह से। ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब भी आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हो तो एनर्जी जो होती है वो n पे डिपेंड करती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो डायरेक्टली जो एनर्जी होगी वो n पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गया, किस पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ये अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ।
ठीक है, और ये भी मैं बता दूं जो 2s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी 2p के बराबर होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बता दूंगी, लेकिन मैं आपको हम याद रखेंगे इस चीज को। चलो अब ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। 2006 का ये क्वेश्चन है। आपको दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता भी है। ठीक है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ये भी हमें आती है। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ इतना आपको दे रखा है। देखो अगर खुद से कर पा रहे हो तो इससे अच्छी चीज कुछ है ही नहीं। देखो आपके पास बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको सब आता है। ठीक है, अब यहाँ पर v रख रही हूं मैं, और ये फॉर्मूलाज हमें पता है। राइट, पता है ना अपने को। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अगर हमें पता है तो हमें सब कुछ आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है। आपको ये क्या दे रखा है, देखो ना, वेलोसिटी विद द डिस्टेंस ऑफ इतना। अब इसको चेंज करोगे एंगस्ट्रॉम को तो यहाँ पे 10⁻⁻10 ही तो आ जाएगा ना बेटा। बात समझ में आ रही है। एंगस्ट्रॉम को अगर चेंज करोगे तो 0.1 10⁻10 ही तो आ जाएगा, और कुछ थोड़ी आएगा। तो वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये वेलोसिटी आपको निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू h की वैल्यू आपको वहां पर दे रखी है 6.626 10⁻34 इज ऑलरेडी गिवन टू यू। 4 पाई की वैल्यू आपको पता होती है। m की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। बताओ भाई कहाँ ही दिक्कत आपको आ गई है। इससे आसान क्वेश्चन हम कहाँ से, किस कोने से निकाले दुनिया के, मेरे को ये बता दो। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हम कहाँ से ला करके आपको दे दे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें भी फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, खुद से करना है। यहाँ पर देखो आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको बोल रही है द रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1। कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमने लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल में पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड मॉडल है, जो सॉरी बोहर मॉडल है, लाइन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये बात हमने पहले पढ़ी थी, याद है, क्योंकि ये ड्रॉबैक है। ठीक है ना, कि ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये रदरफोर्ड का क्या है, ड्रॉबैक है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई भाई हमारे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या ये लाइन भी हमने पढ़ी थी कि भाई जो कुल मिलाकर के अगर हम बोहर मॉडल जो है वो अपने को एक एग्जैक्ट फॉर्मूला दे देता है, स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेशन का देता है ना। सारी चीजें उसने बताई कि भाई एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया। तो स्पीड और डिस्टेंस की कैलकुलेशन का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बोहर ने हमें दिया। ठीक है, कि भाई कितना, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर है तो उसकी स्पीड और डिस्टेंस को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ऐसा हमें बोहर ने बताया। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें पहले ही बोला था कि बोहर मॉडल जो है वो यहाँ आकर के फेल हो जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट तो करता ही है। तो यानी कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट साबित हो रही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो। देख के डरना नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई थोड़ा सा भी कुछ देखते हो तो डर जाते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो हम कितनी आसानी से कर लेंगे। बस हम क्वेश्चन पढ़ने की देर है, आंसर आपके सामने ही होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लेना, मैं लिखना शायद भूल गए। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ, इतना स्पीड अपने को दे रखा है। ठीक है जी, ये स्पीड दे रखा है विद एन अनसर्टेनिटी, और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.02% अपने को दे रखी है। तो क्या मैं ये बात कहूं कि अगर अपने पास, ठीक है, स्पीड दे रखी है मतलब उसमें अनसर्टेनिटी भी दे रखी है, तो ये भाई अनसर्टेनिटी है इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ। भाई ये हमारे को दे रखी है स्पीड, इसमें इन
अनसर्टेनिटी दे रखी है इतनी, तो हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से एक चीज तो सॉर्ट आउट हो गई। दूसरी लाइन पे अब चलते हैं हम। द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इट्स लोकेशन। ठीक है जी, यहाँ तो वेलोसिटी तो दे दी थी, अब दूसरी क्या बची, पोजीशन। पोजीशन लोकेशन यहाँ पर बोला गया है। वाइल इन मोशन ये दे रखा है, ये x मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, द वैल्यू x, अब आपको x की वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, h की वैल्यू भी दे रखा है, पाई की वैल्यू भी दे रखा है। बताओ और क्या एग्जामिनर की जान लोगे तुम? है इतना सब देने के बाद भी और क्या एग्जामिनर की जान ले लोगे? बेचारा क्या क्या दे तुमको, सारी चीजें तो दे दी। अब वो कह रहा है कि फॉर्मूला आता है तो जाओ ले जाओ अपने 4 नंबर, तुम क्या याद रखोगे? तो भाई उसने तो दे दिए तुम्हें उठा के 4 नंबर, अब तुम फॉर्मूला याद करके अपने 4 नंबर को ले लो, बस इतना हम कह सकते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात है कुल मिला करके, और कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको ओपन अप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी, और यहाँ क्या आ जाएगा H/4πm। याद आया? ठीक है, ये इक्वल टू जो है या ग्रेटर देन होता है इतनी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, समझ रहे हो, आना ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। अपना आओ और 4 नंबर ले जाओ, उसने तो डायरेक्ट दे दिया तुम्हें जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से देखना, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ देखो 0 4 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, मतलब 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाने वाला है। एक्स की यहाँ पर ये कितनी दे रखी है अनसर्टेनिटी, ये दे रखी है x मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये मेरे पास आ गई है 10⁻3। h की वैल्यू मुझे दे ही रखी है, बताओ -34, और 4 पाई की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, m की वैल्यू भी मुझे दे रखी है। क्वेश्चन दिया ही क्यों, उससे पूछो कोई। ठीक है, सब कुछ दे दिया है आपको और बोला जाओ ले जाओ बच्चों 4 नंबर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। x की वैल्यू क्या हम अभी भी नहीं निकाल सकते तो बताओ? ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो अब बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के इसकी कैलकुलेशन करके मैच करना है आपको। आंसर 58 आना चाहिए आपका, अपना मैच कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भाई बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल ही क्यों हो गया। ठीक है, क्या ऐसी चीजें हुई कि बेचारा जो बोहर मॉडल है वो फेल हो गया? बात को समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, अब फेल क्यों हुआ? तो भाई कुल मिलाकर के ऐसा है कि जो बोहर मॉडल पूरा के पूरा एक्सप्लेन किया गया वो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसके बाद ये बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ड्यूल करेक्टर होता है, उसके पास तो ड्यूल करेक्टर होता है। फिर अब ड्यूल करेक्टर होगा, हाइजेनबर्ग आने के बाद, सारी चीजें आने के बाद कुल मिला के बोहर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि ये मॉडल पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था और डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से पार्टिकल जो है उसके पास 2 करेक्टर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो कुल मिला के बोहर हो गया। पहली पोस्टुलेट आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसने क्या कहा, बोहर ने तो कहा भाई एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, उसने कहा कि उसकी एनर्जी भी फिक्स है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अराउंड उस सर्कुलर पाथ में, एक डेफिनेट पाथ में घूम रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। वो एनर्जी का लॉस या गेन तब करेगा जब वो अपनी शेल को चेंज करेगा। बात समझ में आई? अब इसमें क्या कह दिया भाई, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसने तो बात ही अलग कह दी। भाई अगर इलेक्ट्रॉन आप हाई स्पीड के अंदर आप कह रहे हो कि घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो आप उसकी पोजीशन और आप उसका मोमेंटम एक टाइम पे विद एक्यूरेसी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई और कुल मिला के बोहर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब बात समझ में आई, क्लियर हो गया दोनों ही चीजें कि पहला बोहर मॉडल पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है और फिर बाद में साबित हुआ कि पार्टिकल नेचर ना होकर वेव नेचर भी होता है। तो पहला रीजन फेल होने का। और दूसरा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ ये अग्री नहीं कर पाया या फिर इसकी सारी जो पोस्टुलेट्स थी वो अगेंस्ट जा रही थी। ठीक है, और कुल मिलाकर के ये फेल हो गया।
उसके बाद देखो भाई यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पर हम इतना ही आज खत्म करेंगे इसको, और फिर हम नेक्स्ट इसको लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। यहाँ पर देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको क्या कहता है। बेसिकली ये जो क्वांटम मॉडल है ये आपको बताता है कि भाई यहाँ से ड्यूल नेचर के ऊपर बातचीत बहुत ही संगीन किस्म से शुरू हो गई। ठीक है, मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल है ये इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर पर ही बेस्ड है, जो आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, इसलिए इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब ये जो है यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक इक्वेशन दी और बहुत ही शानदार इक्वेशन इन्होंने दी और बहुत ही शानदार काम किया इन्होंने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज तक दिया गया बेटा। ठीक है, मतलब इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, इस मॉडल के हिसाब से इन साइंटिस्ट ने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3 डायमेंशनल वेव है। यहाँ से बात अलग ही पलट करके आ गई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3 डायमेंशनल वेव है। यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ सॉरी लिखा ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन हमें दी और उस इक्वेशन को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। हालांकि वो इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यही इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको हम बोलते हैं साई। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, साई। यहाँ क्या हो जाएगा, साई। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब मैं यहाँ तक पहले आपको बता देती हूँ ये क्या है बेटा, साई है। ठीक है, और यहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे, हर एक चीज के ऊपर आप मतलब पता होना चाहिए कुल मिलाकर के ना, बाकी कुछ हो या ना हो आपको हल्की फुल्की चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये इक्वेशन का जो डेरिवेशन वगैरह सारी चीजें वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि उसने ये इक्वेशन दी थी और उसने उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उसने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव की तरह होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसने ये इक्वेशन जो है वो हमें दी थी। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के हिसाब से उसने क्या क्या बोला। देखो सबसे पहले तो साई, साई का मतलब क्या हो गया भाई, साई का मतलब हो गया है वेव फंक्शन। यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को लिख लेंगे क्योंकि सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। अब उसके बाद अब काफी सारे बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ई का मतलब है टोटल एनर्जी, पता होना चाहिए, बस इतनी ही बात पता होनी चाहिए। वी का मतलब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वेलोसिटी होती है, नहीं बेटा, वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, एम का मतलब मास है, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे सही हो रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको हम क्या बुलाते हैं, साई। यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपको जस्ट पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा था, इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, 3 डायमेंशनल वेव होता है। ठीक है, अब चलिए यहां से हम पढ़ लेते हैं साई का मतलब क्या होता है। भाई साई का मतलब होता है, ये क्या है, एक वेव फंक्शन है। ठीक है, एक मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम कहें भाई इसका क्या मतलब है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी के सभी इस ऑर्बिटल वेव फंक्शन में लाई करेगी। ठीक है, बात समझ में आया। उसने क्या कहा कि ये जो वेव फंक्शन है, जो हम साई जिसको बुला रहे हैं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए जो एटम के अंदर स्टोर्ड होती है वो हमें इससे पता लग जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर साई स्क्वायर के बारे में बात की गई। साई स्क्वायर का मतलब क्या है, साई स्क्वायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट। यानी कि भाई कुल मिलाकर के ये साई स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये साई स्क्वायर है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको लास्ट वीडियो आपकी आएगी इसके बाद, और उसी में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, नोट्स अच्छे से बना रहे हो, डीपीपीज वगैरह अच्छे से कर रहे हो, क्विज अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो माइंड मैप जो है हमने बात की थी, वो माइंड मैप जो है हम ऐप पे आपके क्विज के साथ या फिर कहीं पर भी आपको डलवा दी जाएगी और आपको मिल जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं, और आप अपना फॉर्मूला शीट, हम उसको बोल सकते हैं फॉर्मूला शीट, ठीक है, आप खुद से भी बनाएंगे और फिर कुछ दिनों में उसको ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके।